तो हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का हमारे यूट्यूब चैनल सम्राट अकेडमी में। तो दोस्तों, मेरा नाम है आकाश। स्टूडेंट, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्लास 10th के बायोलॉजी के बारे में। ठीक है, बायोलॉजी का फर्स्ट चैप्टर मैंने बता दिया था स्टूडेंट, जैव प्रक्रम, जिसमें 4 पॉइंट मैंने बता दिया था। ठीक है स्टूडेंट, उसमें था पोषण, था आपका श्वसन, था उत्सर्जन था। ठीक है, और चार टॉपिक थे, उसको मैंने संपूर्ण रूप से पढ़ा दिया है। नहीं देखे तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक मिलेगा, वहाँ से आप देख सकते हैं। और आज चैप्टर दूसरा, ये चैप्टर बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को आपको शुरू से लेकर लास्ट तक देना है। मैं बता देता हूँ आप लोगों को साफ तौर पर, क्योंकि इससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आता है कि जीव जनन कैसे करते हैं। बहुत सारा ऐसा क्वेश्चन है कि बहुत बार पूछा गया है। ये टॉपिक आपके लिए बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो इस वीडियो को कहीं ना कहीं आपको पूरा ही देखना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इसके बहुविकल्पीय प्रश्न भी पूछे जाते हैं, लघु उत्तरीय, दीर्घ उत्तरीय सभी प्रश्न पूछे जाते हैं बहुत बार, तो इसको आपको देखना है। और वो क्वेश्चन आज करने वाले हैं जो कि 2021 बोर्ड एग्जाम में आएंगे। ठीक है स्टूडेंट, वो क्वेश्चन करने वाले हैं। मैंने इस वीडियो का टारगेट रखा है 500 लाइक। कोई भी बंदा बिना लाइक किए वीडियो नहीं देखेगा, बता देता हूं आप लोगों को। ठीक है, लाइक करके कमेंट करके या कोई वीडियो देखना है। ठीक है, और सभी क्वेश्चन को भी नोट करना है। चलिए, सबसे पहले हम बहुविकल्पीय प्रश्न उठाते हैं और बहुविकल्पीय प्रश्न करने की कोशिश करते हैं। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। पहला बहुविकल्पीय का पहला प्रश्न आप जैसा कि देख पा रहे हैं, कह रहा है कि जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं। जीवों में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं स्टूडेंट, वर्धिकायिक जनन द्वारा, अलैंगिक जनन द्वारा, कि ऑप्शन सी लैंगिक जनन द्वारा, कि बीजाणु निर्माण द्वारा। चलिए स्टूडेंट, बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। ठीक है, मैं थोड़ा ले लेता हूँ स्केच ताकि आपको हाईलाइट जाना है। बताइए, जीव में विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं किनके द्वारा? तो दोस्तों, मैं इसका सही आपको आंसर बता देता हूँ कि जीवों में जो विभिन्नताएं उत्पन्न होती हैं वो लैंगिक जनन द्वारा होती हैं। किसके द्वारा? लैंगिक जनन द्वारा होती है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया बहुविकल्पीय का। ठीक है, चलिए, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन पहला क्लियर कर लिए आप लोग। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर, चलिए दोस्तों देखिए, क्वेश्चन नंबर दूसरे की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर दूसरा है, कह रहा है कि अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है। अमीबा से, ईस्ट से, प्लाज्मोडियम से, कि लिस्मानिया में। चलिए बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, अमीबा में होता है कि ईस्ट में होता है कि प्लाज्मोडियम में होता है कि लिस्मानिया में होता है? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। ठीक है, तो चलिए इस क्वेश्चन का मैं सही बता देता हूँ आंसर, कि जो अलैंगिक जनन मुकुल द्वारा होता है वो ईस्ट में होता है। कहाँ पे? ईस्ट में। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर, और ये रहा आपकी स्क्रीन पे आ गया क्वेश्चन नंबर तीसरा। कह रहा है कि मुकुलन पाया जाता है। मुकुलन कहाँ पाया जाता है स्टूडेंट? प्लेनेरिया में पाया जाता है, कि हाइड्रा में, कि लिस्मानिया में, कि इन सभी में? चलिए स्टूडेंट, बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। तो आपको सबको मालूम है कि मुकुलन कहाँ पाया जाता है, तो हाइड्रा में पाया जाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। ठीक है, उम्मीद करता हूँ कि आप नोट कर रहे होंगे साथ ही साथ, और प्रैक्टिस भी कर रहे होंगे इन क्वेश्चनों का। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा कंफर्म हो गया। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर फोर्थ की ओर। देखिए, क्वेश्चन नंबर फोर्थ आपकी स्क्रीन पे आ गया, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल है? तना, पत्ती, जड़, की प्रकलिका? वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट, बताइए कि क्या होगा इसका सही आंसर। सबको मालूम है इस क्वेश्चन का आंसर, कि जो पौधों में कायिक प्रवर्धन के लिए कौन सा भाग अधिक अनुकूल होता है, तो तना होता है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने क्लियर कर लिया है अच्छे ढंग से। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए आपकी स्क्रीन पे आ गया है। कह रहा है कि पराग कोष में होते हैं। पराग कोष में क्या होता है स्टूडेंट? ऑप्शन ए वायदल, अंडाशय, ऑप्शन सी बीजांड, की पराग कोष जिसे परागण कहा जाता है। ठीक है, देखिए परागण ही लिखा है, ये इसको मतलब वही चीज में लिख दिया यहाँ पे, कि वायदल, के अंडाशय, के बीजांड, के परागण। चलिए स्टूडेंट, बताइए कि इन चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो मैं सही इसका आंसर बता देता हूँ कि पराग कोष में होते हैं, परागण होते हैं। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूँ कि आपने ये क्वेश्चन अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। चलिए इसी के साथ आप बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। क्वेश्चन नंबर 6 स्टूडेंट क्या कर रहा है, जो कि बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है। कह रहा है कि लघु बीजाणु उत्पन्न होते हैं। जो लघु बीजाणु होते हैं उत्पन्न होते हैं कहाँ? पुमंग में, कि जायंग में, कि पुंकेसरों में, कि पराग कोष में? चलिए स्टूडेंट, बताइए कि इस क्वेश्चन का क्या सही आंसर होगा। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं बता दूं कि लघु बीजाणु जो उत्पन्न होते हैं वो पराग कोष में उत्पन्न होते हैं। ठीक है, कहाँ पे? पराग कोष में। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 7। क्वेश्चन नंबर 7वां कह रहा है कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भागों को कहते हैं। एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य के भाग को कहते हैं वर्तिकाग्र, वर्तिका, अंडाशय, के अंड, जिसे बीजांड भी कहा जाता है? बताइए इन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा? तो चलिए स्टूडेंट, इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूं कि एक पुष्प के स्त्री केसर के मध्य भाग को कहते हैं वर्तिका कहा जाता है। ठीक है, क्या? वर्तिका। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। चलिए, उम्मीद करता हूं आपने नोट कर लिया है। क्वेश्चन नंबर 8 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए। क्वेश्चन नंबर 8वां कह रहा है कि
परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। परागकणों का जो परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है। परागकण अंडोत्सर्ग के निषेचन किन में से कोई नहीं। चलिए बताइए स्टूडेंट, इस ऑप्शन मतलब कि इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है स्टूडेंट। चलिए मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि परागकणों का परागकोश से वर्तिकाग्र तक स्थानांतरण कहलाता है परागण। क्या कहलाता है? परागण। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए अगर आपने ये क्वेश्चन नंबर 8वां क्लियर कर लिया तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। बहुत ही ज्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न है वो। चलिए देखिए क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है, क्या वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि कीट परागण होता है। कीट परागण होता है मक्का में, वेलिस्नेरिया में, साल्विया में, इनमें से कोई नहीं। चलिए बताइए स्टूडेंट, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है कि कीट परागण होता है। चलिए मैं इसका सही आंसर आपको बता ही देता हूँ कि जो कीट परागण होता है वो सेल्विया में होता है। ठीक है, सेल्विया में। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 10th और क्वेश्चन नंबर 10वां देखिए वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट है। कह रहा है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है? अध्यावरण के द्वारा, कि बीजांड द्वार के द्वारा, कि निभागी द्वारा, कि अंड द्वार द्वारा। चलिए स्टूडेंट बताइए क्वेश्चन चारों ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन सही होगा स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है, तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि इसका सही आंसर क्या होगा। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है कि निषेचन के दौरान परागकण से निकलने वाली पराग नलिका सामान्यतः किसके द्वारा बीजांड में प्रवेश करती है स्टूडेंट? तो किसके द्वारा? बीजांड द्वार द्वारा। ठीक है, ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां अगर आपने क्लियर कर लिया अच्छा ढंग से तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। आज स्टूडेंट जैसा कि देख पा रहे हैं क्वेश्चन नंबर 11 क्या बोल रहा है कि, चलिए स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। क्वेश्चन नंबर 11 ये कह रहा है कि परागकण का जनन केंद्रक नर युग्मक बनाता है। परागकण का जो जनक केंद्रक है वो नर युग्मक बनाता है 4 की 2 की 3 की 1। चलिए स्टूडेंट बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं इसका सही आंसर आपको बता देता हूँ। जो परागकण का जनक केंद्रक है वो नर युग्म बनाता है। कितना बनाता है? 2 बनाता है। ऑप्शन 20 क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन आपने नोट कर लिया अच्छा ढंग से। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन के, क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। क्वेश्चन नंबर 12 देखिए कह रहा है कि पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है। पुष्पीय पादपों में निषेचन होता है बीजांड में, अंडाशय में, कि पराग नलिका में, कि भ्रूण कोश में। वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बताइए इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं इसका सही आंसर बता देता हूँ कि पुष्पीय पादपों में निषेचन जो होता है वो भ्रूण कोश में होता है। ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट सारे क्वेश्चन करा रहा हूँ। उम्मीद कीजिए, अब विश्वास भी कीजिए हमारे पे कि यही सारे क्वेश्चन आपको पुट अप होंगे और आप अच्छे से करके स्कोर आएंगे। ठीक है, चलिए क्वेश्चन नंबर 13 की ओर बढ़ चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 13 है कि द्विनिषेचन पाया जाता है। द्विनिषेचन पाया जाता है सभी जीवों में, कि सभी पादपों में, कि आवृत जीव पादपों में, कि केवल जलीय पादपों में। बताइए, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन का सही आंसर क्या होगा स्टूडेंट। ठीक है, कि द्विनिषेचन पाया जाता है। चलिए मैं बता देता हूँ इसका सही आंसर क्या होगा कि जो द्विनिषेचन पाया जाता है वो आवृत जीव पादपों में, ठीक है, पाया जाता है। ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14 की ओर, जो कि बहुत ही ज्यादा तगड़ा, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 आप इस सीन पे बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, पढ़ लेता हूँ इसको, नोट कीजिए आप लोग कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम है। द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन, चलिए तो ध्यान से पढ़ लीजिए क्वेश्चन को क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम है भ्रूणपोष, कि भ्रूण, कि मूलांकुर, की इनमें से कोई नहीं। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट, बताइए कि इसका सही आंसर क्या होगा। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ स्टूडेंट कि द्विनिषेचन क्रिया में त्रिक संलयन के पश्चात बनने वाले उत्तक का नाम होता है भ्रूणपोष। क्या होता है? भ्रूणपोष। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। बहुत ही ज्यादा महत्वपूर्ण है, इसको नोट करके जाइए। चलिए क्वेश्चन नंबर 15 की ओर बढ़ चलते हैं। कह रहा है निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है। निषेचन के बाद पुष्प कौन सा ऐसा भाग है जो फल में बदल जाता है? पुंकेसर, की वर्तिका, की अंडाशय, की बीजांड, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। चलिए मैं बता देता हूँ कि निषेचन के बाद पुष्प का कौन सा भाग फल में बदल जाता है? तो अंडाशय होता है। ठीक है, ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा स्टूडेंट। ठीक है, चलिए बढ़ेंगे हम अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। और क्वेश्चन नंबर 16 कह रहा है कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या होती है। जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होती है? 4x, 3x, 2x की x। चलिए बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि जाइगोट में गुणसूत्रों की संख्या x होती है, इसलिए ऑप्शन डी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। इसी के साथ हम बढ़ेंगे अगले प्रश्न की ओर, प्रश्न नंबर 17 की ओर। और प्रश्न नंबर 17 ये कह रहा है कि नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि है। नर जनन अंगों से जो संबंधित ग्रंथि है क्या? प्रोस्टेट ग्रंथि, की श्वेत ग्रंथि, की एड्रिनल ग्रंथि, की एपिडाइमिस ग्रंथि। ठीक है, बताइए आप लोग इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर। चलिए इसको मैं सही आंसर बता देता हूँ, मालूम भी होगा आप लोगों को कि जो नर जनन अंगों से संबंधित ग्रंथि वो प्रोस्टेट ग्रंथि होती है। ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा? सही आंसर हो जाएगा। उम्मीद करता हूं कि क्वेश्चन नंबर 17 तक आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है और अच्छे से नोट कर लिया आपने। हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 18 की ओर। क्वेश्चन नंबर 18 देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ये बहुविकल्पीय का लास्ट प्रश्न है। ठीक है,
कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मानव में मादा जनन तंत्र का भाग नहीं है। इस चारों ऑप्शन में से कौन सा ऐसा भाग जो मानव जो जनन जो कि मानव की मादा जो मानव में मादा होती है उनके जनन तंत्र का भाग नहीं होता है। अंडाशय की, गर्भाशय की, शुक्रवाहिका की, डिंब वाहिनी। चलो बताइए, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मैं इसका सही आंसर आप लोगों को बता देता हूँ कि निम्न में से कौन सा ऐसा मानव में जो मादा का जनन तंत्र भाग नहीं है, वो क्या नहीं है, तो वो है आपका शुक्रवाहिया। ठीक है, शुक्रवाहिका। ठीक है स्टूडेंट, क्या है शुक्रवाहिका? तो ऑप्शन सी इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा सही आंसर। उम्मीद करता हूँ कि बहुविकल्प आपने 18 बहुविकल्प आपने बहुत ही अच्छे से पढ़ा है। ठीक है, आज सभी पढ़ के जाना है आप लोगों को। इससे ज़्यादा मोस्ट आप लोगों को क्या है, अति लघुत्री, उसको भी लघुत्री, मतलब ये चैप्टर ही बहुत ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट, इस पूरा चैप्टर को ही आपको देख के जाना है। चलिए अब हम पढ़ेंगे अति लघुत्री प्रश्न की ओर। चलिए देखिए स्क्रीन पर जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि आ गया है अति लघुत्री प्रश्न, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट और पॉपुलर है। ठीक है, चलिए पहला क्वेश्चन हमारे साथ नोट कीजिए, आराम से पढ़ेंगे, आराम से चीज़ों को नोट करते चलेंगे। क्वेश्चन नंबर पहला यह है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। कह रहा है कि एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जीवों की जनन पद्धति में क्या अंतर है। तो स्टूडेंट देखिए, लिखेंगे आप कि एक कोशिकीय जीवों की अपेक्षा बहुकोशिकीय जीवों की जनन के लिए अपेक्षाकृत अधिक जटिल विधि की आवश्यकता होती है, क्योंकि विशेष कार्य हेतु इनमें विशिष्ट कोशिकाएं संगठित होकर उत्तक का निर्माण करती हैं तथा उत्तक संगठित होकर अंग बनाते हैं। शरीर में इनकी स्थिति भी निश्चित होती है, जबकि एक कोशिकीय जीव सरल संरचना वाले होते हैं तथा इनमें जनन की कोई विशेष कोशिकाएं भी नहीं होती हैं। यही आपका अंतर है एक कोशिकीय एवं बहुकोशिकीय जनन में। ठीक है, तो बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट ये प्रश्न है। इस प्रश्न को तो आपको किसी कीमत पे तैयार करके जाना है, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट को। उम्मीद करता हूं कि अगर क्वेश्चन नंबर फर्स्ट आपने बहुत ही अच्छे ढंग से इसको नोट कर लिया है तो स्टूडेंट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर इसके दूसरे की ओर। और क्वेश्चन नंबर दूसरा बहुत सा प्यारा क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुनरुद्ध भवन से क्या तात्पर्य है, पुनरुद्ध भवन को एक उदाहरण से स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट देखिए उत्तर लिखेंगे कि किसी जंतु के किसी कटे हुए भाग से नए जंतु की उत्पत्ति को पुनरुद्ध भवन कहते हैं स्टूडेंट। और कोई फल है, कोई भी मान लीजिए जंतु है, अगर ये जैसे आपका नाखून है, नाखून अगर यहाँ कट गया फिर वहाँ से उस निर्माण हो रहा है तो वो पुनरुद्ध भवन के अंतर्गत आएगा। ठीक है, तो उसी को हम क्या कहते हैं, पुनरुद्ध भवन के चाहे पुनर्जनन कहते हैं स्टूडेंट। उदाहरण के जैसे हाइड्रा हुआ और प्लेनेरिया, हाइड्रा को काट देंगे, छोटा विभाग में काट देंगे तो फिर वो पूर्ण रूप अपना धारण कर लेता है। ठीक है स्टूडेंट, इसी को ये क्या कहलाता है, पुनरुद्ध भवन कहलाता है। चलिए क्वेश्चन नंबर दूसरा आपने नोट कर लिया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर तीसरे की ओर। क्वेश्चन नंबर तीसरा देखिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। आप कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि यदि कोई महिला कॉपर टीका प्रयोग कर रही है तो क्या यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा करेगी। तो देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, देखिए लिखेंगे उत्तर नहीं। क्या नहीं, यदि कोई महिला कॉपर टीका प्रयोग कर रही है तो यह उसकी यौन संचारित रोगों से रक्षा नहीं करेगी, क्योंकि यह केवल गर्भधारण को रोकने की युक्ति है। ठीक है स्टूडेंट, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर तीसरा आपने नोट कर लिया है, अच्छे से समझ लिया है। ठीक है, चलिए हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, और क्वेश्चन नंबर चौथे की ओर। क्वेश्चन नंबर चौथा देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि माँ के शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है। कह रहा कि माँ के जो शरीर में गर्भस्थ भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता है स्टूडेंट। तो देखिए आप उत्तर लिखिए, बहुत ही ज़्यादा मोस्ट है कि माँ के शरीर गर्भधारण के बाद उसके विकास के लिए विशेष रूप से अनुकूलित होता है, अतः गर्भाशय प्रत्येक माह भ्रूण को ग्रहण करने एवं उसके पोषण हेतु तैयारी करता है। इसकी आंतरिक परत मोटी होती जाती है तथा भ्रूण के पोषण पदार्थ तथा ऑक्सीजन मिलती है। इसके लिए एक विशेष संरचना अम्प्रा या प्लेसेंटा होती है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट ये प्रश्न था कि माँ के शरीर के गर्भाशय भ्रूण को पोषण किस प्रकार प्राप्त होता था, इस ढंग से आप लिखना है आप लोगों को। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर फोर्थ क्लियर हो गया, तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर। चलिए अगला प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। कह रहा है कि यदि निषेचन न हो तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं। चाहे तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेता है कि ऋतुस्राव किसे कहते हैं, नहीं ऋतुस्राव क्यों होता है। ठीक है, तो ऋतुस्राव क्यों होता है इस प्रकार भी पूछ लेगा, या तो यदि निषेचन न हो तो गर्भाशय में क्या क्या परिवर्तन होते हैं ये भी पूछ लेता है। देखिए उत्तर आप लिखेंगे, यदि निषेचन नहीं होता है तो गर्भाशय की भीतरी परत मोटी और उत्तकीय होती है। यह परत धीरे धीरे टूटकर योनि मार्ग से रुधिर एवं म्यूकस के रूप में निष्कासित होती है। इस चक्र में 1 महीने का समय लगता है। यह ऋतुस्राव या रोजोधर्म कहलाते हैं। ऋतुस्राव की अवधि 2 से 8 दिनों
की होती है। तो बहुत ही ज़्यादा मोस्ट पॉपुलर प्रश्न है, जैसे कि आप लोग जानते भी है क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको तैयार करके जाना है स्टूडेंट आप लोगों को, ठीक है। बहुत ही ये चैप्टर मोस्ट इंपॉर्टेंट है, मैं बता दे रहा हूँ आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर ये क्लियर कर लिया था, हम अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ चलते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पे आ गया है, कह रहा है कि मानव के वृषण के कार्य का उल्लेख कीजिए। मानव के वृषण कार्य का उल्लेख कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट आप उत्तर लिखिए कि मानव में वृषण एक नर जनांग है, यह उदर गुहा के बाहर वृषण कोश में स्थित होता है, जिसका मुख्य कार्य शुक्राणुओं का उत्पादन करना है। इसका तापमान शरीर के तापमान से 2 या 3 डिग्री सेल्सियस कम होता है, जो शुक्राणुओं के निर्माण में सहायक होता है। स्टूडेंट बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न करा दिया, मानव के वृषण कार्य का उल्लेख कीजिए। आप तैयार करके जाइए, एग्जाम में देखिए मजा आ जाएगा आप लोगों को, ठीक है। चलिए उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर ये वाला क्लियर कर लिया है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, ठीक है, उसको देखेंगे। चलिए स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया है, जो कि बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। कह रहा है कि तंबाकू के पौधे में नर युग्मक में 24 गुणसूत्र होते हैं, मादा युग्मक में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे। तो देखिए इसका उत्तर बहुत ही हम लोग आसान तरीके से लिखने वाले हैं। चलिए नोट कीजिए हमारे साथ कि तंबाकू के नर तथा मादा युग्मकों में गुणसूत्रों की संख्या 24 और युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या 48 होगी, क्योंकि लैंगिक जनन करने वाले जीवों में युग्म जनन के कारण युग्मकों के गुणसूत्रों की संख्या आधी अगुणित रह जाती है, परंतु निषेचन के समय नर तथा मादा युग्मकों के संलयन के फलस्वरूप संतति में गुणसूत्रों की संख्या जनकों के समान हो जाती है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन मैं आप लोगों के सामने बता दिया है। इस प्रश्न को तैयार करके ही स्टूडेंट आपको जाना चाहिए। एक बार मैं दिखा देता हूँ इसको कि गुणसूत्र यहाँ पे तंबाकू के पौधे में नर युग्मों में 24 गुणसूत्र होते हैं, मादा युग्मों के गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी, युग्मनज में गुणसूत्रों की संख्या कितनी होगी। देखिए मैं स्क्रॉल करके दिखा दिया, इसको नोट कर लिया आप लोग। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 7वां है, उसको हम पढ़ते हैं कि पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज उत्पन्न करता है। देखिए बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, छोटा है लेकिन बहुत इंपॉर्टेंट है। पुष्प का कौन सा भाग फल एवं बीज उत्पन्न करता है। तो स्टूडेंट उत्तर लिखे कि निषेचन पश्चात अंडाशय फल में वह अंडाशय भित्ति फल भित्ति में बदल जाती है, वह बीजांड द्वारा बीज का निर्माण होता है। किसके द्वारा? बीजांड द्वारा बीज का निर्माण होता है। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन नंबर 7 था। उम्मीद करता हूँ आपने इसे अच्छे ढंग से नोट कर लिया है और याद करके भी जाएंगे ईमानदारी से। चलिए क्वेश्चन नंबर 7 आपने अच्छे से नोट कर लिया है, हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 8वें की ओर। क्वेश्चन नंबर 8वां देखिए, कह रहा है कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखिए। लैंगिक तथा अलैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखना है। तो देखिए आप लिखिए कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में अंतर निम्नलिखित है। कौन कौन? तो एक और पहले आपको हेडिंग डालना है क्या, अलैंगिक जनन, और दूसरे हेडिंग डालना है लैंगिक जनन। अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट लिखना है कि इसके द्वारा शरीर का बना कोई भाग या इससे बनी हुई विशिष्ट संरचनाएं नए जीव का निर्माण करती हैं। ये आपको अलैंगिक जनन में पहला पॉइंट लिख देना है। उसी तरह लैंगिक जनन में पहला पॉइंट लिखना है आपको कि इस प्रकार के जनन में नर एवं मादा युग्मक मिलकर नए जीव का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट ये पहला पॉइंट आपको लैंगिक जनन में लिख देना है। इसी तरह अलैंगिक जनन में दूसरा पॉइंट आपको लिख देना है कि यह अपेक्षाकृत सरल होता है तथा संतति आनुवंशिक तौर पर जनक के समान होती है। स्टूडेंट ठीक है। और दूसरा पॉइंट आपको लैंगिक जनन में लिख देना है कि यह जटिल प्रक्रिया है और तथा संतति आनुवंशिक तौर पर जनक के भिन्न होती है। स्टूडेंट चलिए ये आपको किसमें लैंगिक जनन में लिख देना है। फिर अलैंगिक जनन में तीसरा पॉइंट आपको लिखना है कि अलैंगिक जनन में विखंडन, मुकुलन, द्विविभाजन, बीजांडु जनन आदि विधियां उपयोग में आती हैं। तथा तीसरा पॉइंट आपको लैंगिक जनन में लिख देना है स्टूडेंट कि इसमें नर तथा मादा जंतुओं में के युग्मों को क्रमशः शुक्राणु एवं अंडाणु कहते हैं, जो परस्पर मिलकर युग्मनज्म का निर्माण करते हैं। स्टूडेंट ठीक है। इसी तरह चौथा पॉइंट आपको लिख देना अलैंगिक जनन में कि यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतु में उपस्थित होता है किंतु उच्च श्रेणी के जंतु में अनुपस्थित होता है। और चौथा पॉइंट आपको लिख देना किसमें, लैंगिक जनन में कि यह जनन सामान्यतः निम्न श्रेणी के जंतुओं में अनुपस्थित होता है किंतु उच्च श्रेणी के जंतुओं में उपस्थित होता है। स्टूडेंट ठीक है। तो ये रहा आपका, इसको स्क्रीनशॉट ले लीजिए, मैं धीरे धीरे इसको नीचे करता हूँ। ठीक है, यहाँ से हाँ
बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है। इसको अब मैं नीचे करता हूँ, इसको नोट कीजिए। ये प्रश्न था आपका कि अलैंगिक तथा लैंगिक जनन में कोई 4 अंतर लिखने के लिए बोला था, जो कि हम लोग बहुत अच्छे से आपको बता दिया स्टूडेंट, ठीक है। उम्मीद करता हूँ क्वेश्चन नंबर 8 हमने बहुत अच्छे ढंग से क्लियर कर लिया है। तो स्टूडेंट हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 9 की ओर। चलिए स्टूडेंट देखिए, क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि अगर प्लेनेरिया या हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा, इस क्रिया का वर्णन कीजिए। कह रहा है अगर प्लेनेरिया या हाइड्रा को कई टुकड़ों में काट दें तो इसका क्या परिणाम होगा, इस क्रिया का वर्णन कीजिए। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेगा कि प्लेनेरिया में पुनरुद्भवन द्वारा अलैंगिक जनन का वर्णन कीजिए। तो देखिए स्टूडेंट, उत्तर आप लिखेंगे कि यदि प्लेनेरिया या हाइड्रा को अनेक टुकड़ों में काटा जाता है तो प्रत्येक भाग वृद्धि एवं विभाजन द्वारा संपूर्ण हाइड्रा या प्लेनेरिया का निर्माण कर लेता है। शरीर के नवनिर्माण की इस प्रक्रिया को पुनरुद्भवन कहते हैं। ट्रेम्बले के अनुसार, किसके? ट्रेम्बले वैज्ञानिक हैं। ट्रेम्बले के अनुसार पुनः 1.6 मिमी तक का हाइड्रा का टुकड़ा पूर्ण जीव का निर्माण कर सकता है। स्टूडेंट बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है भैया, इस प्रश्न को आपको तैयार करके ही किसी कीमत पे पहुंचना एग्जाम हॉल में। तो क्वेश्चन नंबर 9 वेरी वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, ठीक है। इसको नोट कर लीजिए और जितना जल्दी हो सके इसको याद कर लीजिए। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां और यह अति लघु उत्तरीय का लास्ट क्वेश्चन है। कह रहा है कि पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। पुमंग या जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए। तो स्टूडेंट उत्तर लिखिए कि पुमंग एवं जायंग में अंतर निम्न प्रकार से। कौन कौन? तो एक और आपको हेडिंग डालना पड़ेगा पुमंग और एक और हेडिंग लिखना पड़ेगा जायंग। स्टूडेंट पुमंग में आपको पहला पॉइंट लिखना पड़ेगा कि यह नर जनन अंग है, यह नर जनन अंग है, वह इसकी प्रत्येक इकाई को पुंकेसर कहते हैं, ठीक है। इसी तरह जायंग में पहला पॉइंट लिखना है कि यह मादा जनन अंग है, वह इसकी प्रत्येक इकाई को अंडप कहते हैं, ठीक है। इसी तरह पुमंग में दूसरा पॉइंट लिखिए कि पुंकेसर का अगला फूला हुआ भाग परागकोश कहलाता है, जिससे नर में युग्मक या परागकण बनते हैं। और दूसरा पॉइंट जायंग में लिख देना है कि अंडप का निचला फूला हुआ भाग अंडाशय कहलाता है, जिसमें बीजांड उपस्थित होता है। बीजांड में मादा युग्मक या अंड बनता है। तो स्टूडेंट 2 पूछा था अंतर, 2 अंतर आप दे सकते हैं, ठीक है, कम से कम। तो यही पूछा था पुमंग एवं जायंग में अंतर स्पष्ट कीजिए, तो इस तरह अंतर आप स्पष्ट करेंगे स्टूडेंट। तो टोटल 10 मैंने अति लघु उत्तरीय प्रश्न आप लोगों को बता दिया, जो कि वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट था। और सबसे ज़्यादा तो आपका लघु उत्तरीय और दीर्घ उत्तरीय के क्वेश्चन जो 7-7 नंबर और 6-6 नंबर के पूछे जाते हैं, उसको तो देखना एकदम भूलना नहीं है आप लोगों को, ठीक है। चलिए अब हम वही स्टार्ट करेंगे। हम पढ़ेंगे लघु उत्तरीय प्रश्न, जितना बताऊँगा उतना नोट करके याद करके जाना है आप लोगों को। चलिए देखिए स्क्रीन पे आपको दिखाई दे रहा होगा लघु उत्तरीय प्रश्न। लघु उत्तरीय प्रश्न जितना मैं बता दिया वो भैया एकदम कंफर्म कर लीजिएगा, 90% हमारे साथ हैं तो इसको याद करके ही जाना पड़ेगा। चलिए क्वेश्चन में पहला नोट कीजिए ईमानदारी से, इसको आंसर लिख लीजिएगा। कह रहा है कि कायिक जनन का क्या महत्व है, कायिक जनन का क्या महत्व है। या तो इस क्वेश्चन को इस प्रकार पूछ लेता है कि वर्धी जनन पर टिप्पणी कीजिए, वर्धी जनन पर टिप्पणी कीजिए, या तो कायिक जनन का क्या महत्व है। बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न है, मैं एक बार फिर बता देता हूँ कि इन प्रश्नों को आपको याद करके जाना, ये चैप्टर ही बहुत खतरनाक है। चलिए क्वेश्चन में दूसरा नोट कीजिए। कह रहा है कि कायिक प्रवर्धन किसे कहते हैं, इसकी विधियों का उदाहरण सहित वर्णन कीजिए। और इसको 2 प्रकार से पूछता है, एक प्रकार इस प्रकार भी पूछ लेता है कि पादपों में कायिक प्रजनन की 2 विधियों का उदाहरण सहित उल्लेख कीजिए। तो देखिए ये भी क्वेश्चन 2 प्रकार से पूछा जाता है, पहला क्वेश्चन भी 2 प्रकार से, तब दोनों प्रकार भी याद होना चाहिए कि किसी ढंग से आपको पूछ सकता है एग्जामिनर। चलिए क्वेश्चन नंबर तीसरा नोट कीजिए स्टूडेंट। कह रहा है क्वेश्चन नंबर तीसरा कि एक पुष्प का नामांकित चित्र बनाइए। एक पुष्प का क्या बना, आपको नामांकित चित्र बनाना है, इसके विभिन्न भागों का कार्यों का उल्लेख कीजिए। बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसीलिए तो मैं बता रहा हूँ कि इसको उत्तर लिख लीजिएगा ढूंढ कर, ठीक है। चलिए मिल जाएगा आसानी से विद्या क्वेश्चन बुक्स में। चलिए क्वेश्चन नंबर 4 में आइए। क्वेश्चन नंबर 4 कह रहा है कि परागकण क्या है, परागकण क्या है, यह कहाँ पाए जाते हैं, विभिन्न प्रकार के परागण का उल्लेख कीजिए। बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन मैं बता रहा हूँ आप लोगों को। क्वेश्चन नंबर 4 नोट करके जाना आप लोगों को। चलिए क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आ जाइए। 5 ये कह रहा है कि परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट कीजिए। परागण तथा निषेचन में अंतर स्पष्ट करने के लिए बोला है, इसको तैयार करके जाना आपको स्टूडेंट, ठीक है। चलिए क्वेश्चन नंबर 6 की ओर बढ़ चलते हैं और कह रहा है कि परिवार नियोजन की भिन्न विधियों का वर्णन करना है। परिवार नियोजन की भिन्न विधियों का वर्णन करना है। तो स्टूडेंट ये क्वेश्चन लिख के तैयार करके जाना आप लोगों को। फिर क्वेश्चन 7वां ये जनसंख्या एक समस्या पर संक्षिप्त विवरण दीजिए। जनसंख्या एक समस्या पर आपको संक्षिप्त विवरण देना है। उम्मीद करता हूँ कि क्वेश्चन नंबर 7 आपने नोट कर लिया है। तो हम बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर।
क्वेश्चन नंबर 8वां, क्वेश्चन नंबर ये चैप्टर इतना मोस्ट इंपॉर्टेंट है कि सवाल इसमें क्वेश्चन तो ज़्यादा आएंगे ही, समझ रहे हैं। चैप्टर इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन अधिक से अधिक पूछे जाते हैं, तो सारी क्वेश्चन इंपॉर्टेंट कराना ही पड़ेगा आप लोगों को, क्योंकि हम लोग का टारगेट ही 90 है। पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। स्टूडेंट देखिए वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए कह रहा है कि पुष्प में निषेचन के उपरांत होने वाले परिवर्तनों का वर्णन कीजिए। इसको नोट कर लीजिएगा स्टूडेंट। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए, कह रहा है कि द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन किसे कहते हैं। द्विनिषेचन तथा त्रिक संलयन किसे कहते हैं। इस क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा मोस्ट इंपॉर्टेंट है स्टूडेंट, इसको तैयार करके जाना आपको। चलिए क्वेश्चन नंबर 10वां देख लीजिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 10वां स्टूडेंट ये बोल रहा है आपसे कि स्व परागण तथा पर परागण में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। स्व परागण तथा पर परागण में दो अंतर स्पष्ट कीजिए। एक एक उदाहरण दीजिए। बहुत ही मोस्ट पॉपुलर प्रश्न स्टूडेंट है, और इस क्वेश्चन को स्टूडेंट आपको तैयार करके जाना है किसी कीमत पे। तो स्टूडेंट देखिए क्वेश्चन नंबर 11 देखिए क्या बोल रहा है। क्वेश्चन नंबर 11 ये बोल रहा है कि पुष्प में निषेचन क्रिया को प्रदर्शित करने एवं स्त्री केसर की लंब काट का नामांकित चित्र बनाइए एवं वर्णन कीजिए। तो देखिए टोटल मैंने 11 क्वेश्चन आप लोगों को बता दिया। देखिए 11 ही पूरा हिट क्वेश्चन है, समझ रहे हैं। पूरा 11 में से कोई भी आ सकता है, अभी मैं बता दे रहा हूँ भैया आप लोगों को। मैं ये नहीं बताऊंगा कि दो ही में से आएंगे, नहीं। 11 बता दिया, इसमें से नहीं आता तो कहिए काम से। 11 में बता दिया, 11 ही हिट क्वेश्चन है। इसको किसी कीमत पर आपको तैयार करके जाना है। चलिए अगर आपने लघु उत्तरीय प्रश्न अच्छे ढंग से तैयार कर लिया स्टूडेंट, तो हम बढ़ेंगे दीर्घ उत्तरीय, जो कि 7 नंबर का पूछता है। अब उसको हम लोग तैयार करेंगे स्टूडेंट। चलिए स्टूडेंट देखिए दीर्घ उत्तरीय प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे, और इसको नोट कीजिए। इसका पहला क्वेश्चन ही बहुत ही ज़्यादा शानदार और जानदार है कि स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण प्रश्न आ गया आपकी स्क्रीन पे स्टूडेंट। देखिए चलिए तो स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन करने के लिए, जो कि 7 नंबर का देता है, इसको तैयार करके जाइएगा, ठीक है। फिर कह रहा है स्टूडेंट कि परागण की परिभाषा लिखिए। पुष्प के लंबकाट के नामांकित चित्र के द्वारा निषेचन क्रिया को स्पष्ट कीजिए। स्टूडेंट ये क्वेश्चन नंबर दूसरा बोल रहा है। और क्वेश्चन नंबर तीसरा स्टूडेंट एक, चलिए तो क्वेश्चन नंबर दूसरा बोला। क्वेश्चन नंबर तीसरा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखिए। कह रहा है कि जनसंख्या वृद्धि के कारण लिखने के लिए बोला, जो कि काफ़ी मोस्ट इंपॉर्टेंट है। और यह क्वेश्चन 4 के पुरुष के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए। तो देखिए स्त्री के जनन अंगों का सचित्र वर्णन कीजिए और पुरुष जनन के अंगों, ये दोनों अंग बनाना सीख लीजिए, और 2 क्वेश्चन इसको तैयार कर लीजिएगा। मात्र 4 क्वेश्चन है आपके दीर्घ उत्तरीय का लॉन्ग इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इसके बाहर नहीं जाएगा स्टूडेंट। इसको तैयार करके जाना आप लोगों को। तो बताइए स्टूडेंट, अब तो मैं थकी गया हूँ बोलते बोलते। बताइए आपको वीडियो कैसी लगी है। पूरा चैप्टर आपका 7वां पूरा कंप्लीट हो गया। कल आपका 8वां आएगा, फिर पूर्ण रूप से आपका बायोलॉजी खत्म एकदम, ठीक है, समझ रहे हैं। तो वीडियो आपको अच्छी लगे तो प्लीज़ इसे लाइक तो करना ही, आप लोगों को शेयर भी करना है। कमेंट एक प्यारा से देकर बताइए कि वीडियो आपको कैसी लगी है। चैनल पर नए थे प्लीज़ चैनल को भी सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए स्टूडेंट। तब तक के लिए दोस्तों धन्यवाद। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तैयारी आप निरंतर करते रहिए।